रोक सका है जी। पार्ट 2 शुरू कर। कल जुमाअतुल मुबारक है, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। हाँ हाँ, खुशी का दिन है। कल कह रहे हैं क्लास रख लें, गरीबों का दिन है। कल जुम्मा है, हफ्ता गुजर भी गया। मैंने सुना था मंगल को तक मैं बुक दे दूंगा आज। अच्छा, अब एक काम कर दो, बस आखिरी काम कर दो, फिर कंसोलिडेशन बताता हूँ क्या होती है। ठीक है, 5 मिनट लगाओ, सिर्फ 5 मिनट लगाओ। पास पेपर 2 ओपन करो ज़रा। आज आपका पता लगता है कि आपको कितना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है। मैनू सफ़ा दस दो यार, गरीब आदमी भी कोई 600 तुसी हो गए 600 हो गए तुसी, मैं क्यों 600। लो जी, ये मार्च 2020 में देखो कैसा सवाल आया। बिलाल है वो हमारी क्लास में। बिलाल भाई, ये अपने क्लास फेलो बिलाल भाई हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप तो शुरू दिन से आ रहे हैं, आपने अभी तो नहीं ज्वाइन किया। हाँ, ये कह रहे हैं आप अभी ज्वाइन कर रहे हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन यही है ना, ये क्लास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, बिलाल हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये नया नया आया है, बच्चा नया नया पढ़ के आया है। हम पुराने ऑर्गेनाइजेशन पहले से बैठे हुए थे, ठीक है ना। मैं भी खुद भी बैठा हुआ था, और भी मेरे सारे, ये पूरी टीम, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट सारा ही तजर्बेकार था। बिलाल रिसेंटली आया है, तो वैसे चीज़ा लगाने के लिए हमने कहा ज़रा ऐसा करो कि ज़रा समरी बना के लाओ IFRS 9 की। नया नया आया हुआ था IFRS 9, ठीक है। हमने कहा चलो बच्चे पे आसीदा करते हैं। ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट विच विल हेल्प हिम इन हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द। हमने से कहा कि यार फाइनेंशियल एसेट्स तुम देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तुम देखोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बल्कि उसमें भी सिर्फ क्या चीज़ यार, ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ना बिलाल आपने देखना है, ठीक है। अब बिलाल को याद आया, ओए IFRS 9 में सर कहते थे पढ़ लो। उस वक्त दिल नहीं करता था, कभी कहते थे कंसोलिडेशन शुरू कर दें, कभी बारिश में लेट होते थे, कभी छुट्टी कर लेते थे, कभी मोबाइल में लग जाते थे। आज आ गया ना वो दिन जिस वक्त ज़रूरत पड़नी थी। अब जाके घर पे इसने रजिस्टर खोला अपना पुराना, एक आधी छुट्टी भी थी बीच में, कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, सही से पढ़ा होता उस वक्त तो। जैसे सर कहते थे कि हर हफ्ते पे एक दफ़ा टॉपिक रिवाइज़ किया करो, कोई नया IFRS 9 भी 2-3 बार रिवाइज़ हुआ होता, फिर आखिरी महीने में हुआ होता, फिर रजिस्टर पे सही से लिखा होता छोटी छोटी बातों को, तो सारी चीज़ें क्लियर होती। अब वो नहीं इस तरह से हो सकता। वैसे अपने रजिस्टर सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें ज़िंदगी के अंदर मैं बताऊँ, मैंने कोई भी चीज़ पढ़ानी हो ना, तो अगर मुझे अपना रजिस्टर मिल जाए पढ़ने वाले ज़माने का, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें समझ आती हैं मुझे। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो संभाल लिया करो सिर्फ अपना रजिस्टर। बुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो आपका रजिस्टर है उसको संभाल के रखा करो, काम आता है ये। पता नहीं कहाँ गए, नहीं अब नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, पास हो गया ना पर्चा, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बैठोगे, खपोगे, सर खपाओगे, चीज़ें समझ आ जाती हैं, कहीं नहीं जाता, ठीक है। अच्छा, अब बिलाल ने घर जाके, बिलाल ने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, उन्होंने कहा कि ये आप देखोगे एसेट्स। अब उसने घर जाके कोशिश की, को समरी बनाई, और अब ये ले आया है हमारी क्लास में। ये क्लास में सिर्फ आज इसीलिए आया है, तो क्वालिफाई कर चुका है। ये क्लास में इसलिए आया है कि अपनी समरी को हमारे से रिव्यू करवा सके, क्योंकि इसको भूल गया IFRS 9। तो ही हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू रिव्यू द फॉलोइंग समरी। अब रिव्यू करते हैं जी, इसको करें शुरू। अच्छा, अब बात जहन के अंदर रखनी है, ये फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा है, जिसके अंदर होता है शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वी परचेज्ड शेयर्स, ठीक है, और डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, वी परचेज्ड डिबेंचर्स, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर FV TPL होता है, इसके अंदर FVT OCI भी होता है। आपको पता है इसके अंदर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट भी होता है, FVT OCI भी होता है, और FV। अब ये आपके जहन के अंदर है क्योंकि आप ताज़ा पढ़ रहे हैं, वो भाईजान ने पढ़े हुए अरसा हो गया, इसलिए तो भूल गए थे। आप तो 1 मिनट में सब ऐसे 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 सही करके दिखाएंगे। देखें, सबसे पहले इसने कहा जी, अगर बिजनेस मॉडल, अगर इस तरह से पढ़ना है, अगर बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट
एंड सेल हो तो क्या कॉस्ट लगेगा? नहीं। तो इसका मतलब उसने समरी जो बनाई है इसके अंदर इसको काट दें, 1 नंबर मिल गया आपको। बाकी ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट, होल्ड, बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल क्या होता है? नियत क्या है? होल्ड टू कलेक्ट। टिल मैच्योरिटी नहीं लिखा हुआ तो मतलब टिल मैच्योरिटी है ना, ठीक है। और बोलो इसको ना बदल लेना खुदा के लिए उसको भाई क्या कह रहे थे इसको लिखा रहने दें, इसको बदल लें और फिर हर एक के लिए इसको बदलते रहेंगे, हर एक के लिए इसको, और ऊपर वाली हेडिंग को रहने दो भाई। तो यार नहीं कहा तो मैं कह रहा हूं, कोई कह ना दे ना, जज्बाती हो जाते हैं यार एकदम बच्चे। यार कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? चुप। और मैंने कंसोलिडेशन शुरू करनी है, फिर आप लोग कहना कंसोलिडेशन नहीं करवाई। चुप 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 चुप। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल होगा ना जी, तो वो अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं रहता। तो बिलाल ये गलती है, सही कर लेना। अब उसने दफ्तर जाना है तो सही करा के भेजनी है इसको, ठीक है ना। अभी सही कर देंगे इसको, इस तरह काटा वाटा कर देते हैं, ये सेट हो जाएगा। ये जाके नहीं दोबारा से प्रिंट करके अपने वर्क स्टेशन के ऊपर ऐसे करके टेप से चिपका लेगा सामने, ताकि इसको आसानी रहे अकाउंटिंग करते हुए। नेक्स्ट, अच्छा आगे कहता है अगर बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट हो एंड सेल हो। बिलाल ये ना आपने उलट लिखा हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा ना ये ध्यान करो। ये ऐसे है, असल में ये ऐसे था, ठीक है। तो बिलाल एक तो आप इसको काट दो बिलाल, दूसरा इसको लिख लो। 2 गलतियां हमने सही कर दी। अच्छा होल्ड टू सेल, अच्छा बिलाल को कुछ याद भी है। असल में FVTPL ही असल में एंड पे याद भी वही रह जाता है। FVTPL केड़ा है जिसे लेजर बनता है, फेयर वैल्यू तो ले जाना है बस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये असल तो भाई को याद ही इतना रह गया, ठीक है। अब ये ठीक है। नेक्स्ट, कैश फ्लोज। आई कैप ने थोड़ी सी कंजूसी की, इसको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का लफ्ज लिखना चाहिए था। चलो मैं लिख देता हूँ वैसे, क्योंकि फिर ये देखोगे ना तो फिर फेयर वैल्यू को नहीं देखोगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। अच्छा जी, अमोर्टाइज कॉस्ट है तो उसमें सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हाँ, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर मकसद क्या होता है? सिर्फ होल्ड करना, सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए। हमें फेयर वैल्यू में कोई सरोकार नहीं होता, याद है ना। तो सोलली लोन एंड इंटरेस्ट, ये क्लास भी इसने ध्यान से ली थी, सही लिख लिया। फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर क्या? फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर कैश फ्लो वाली कोई पाबंदी नहीं है। बिलाल ये भी गलत लिख दिया आपने, नो कंडीशन नहीं है बिलाल साहब। FET OCI के अंदर भी हमने सोलली ना सही पर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के लिए रखते जरूर हैं हम। हाँ को अच्छी कीमत मिले तो बेच भी देते हैं, ठीक है। तो बिलाल आप यहां पे ऐड कर लें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ओके डन, चलें आगे। FETPL में कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की कोई शर्त है नहीं। मैंने कहा था ना FETPL में सबसे कम गलती भाई की FETPL में आ रही है, ठीक है। चलें आगे। बेटा वो तोहफतन आता है, शर्त नहीं है। कैश फ्लो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट पास करवाना FETPL के लिए शर्त नहीं है। पास नहीं भी होगा तो उसने FETPL में ही गिरना है। जाके देखो अपनी समरी। कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और FET OCI के लिए जरूरी है। ये टेस्ट फेल हो जाए या ट्रेडिंग पर्पस है, दोनों सूरतों के अंदर FETPL में चला जाता है। इसका मतलब FETPL के लिए तो फिर कैश फ्लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की शर्त है ही कोई नहीं। मतलब क्या हम उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में इंटरेस्टेड हैं? सिर्फ फेयर वैल्यू में। इसीलिए तो हमने इफेक्टिव रेट भी नहीं निकाला था। हमने तो कहा था खाली पड़ा है प्लाट, वहां पे किसी ने पार्किंग शुरू कर दी और हमें पैसे दे रहा है, चलो वो इनकम रिकॉर्ड कर लो। मकसद वो थोड़ा ही था, मकसद तो ये बस गाहक आने की देर है, उड़ा देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, ओह कितना आसान। कैटेगरीज। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में डेट एंड इक्विटी आता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में कोई डेट, कोई अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है। भूल गए ना, मिक्स हो गया ना। देखो अपना रजिस्टर होता तो ये ना मिक्स होता। तो भाईजान सिर्फ डेट है। बिलाल ये सही कर लें, ठीक है।
आगे बढ़े। FVT OCI अगर है तो डेट सिक्योर, बिल्कुल वेरी गुड, डेट सिक्योरिटीज एंड इक्विटी में। बिलाल भाई ये भी ऐड कर लें। और FVT PL में इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं? नहीं, डेट भी होता है, डेट सिक्योरिटी भी होते हैं। FVT PL तो दोनों में है, ये भी FVT PL है, ये भी FVT PL एंड इक्विटी, सॉरी एंड डेट। बिलाल भाई बहुत गलतियां आ रही हैं यार, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। चलो अब आइंदा से ध्यान रखना और अपना रजिस्टर ढूंढो। अभी तो आप हर रोज़ आप आए हो हमारे पास, ज़िंदगी में आप खुद ही भी कुछ करना सीखो ना। अब हर रोज़ क्लास में आके हमसे सही करवाते रहोगे ट्रीटमेंट, तो फिर आप नौकरी पे जाओगे किस वक्त? वो कहेंगे ये तो दफ्तर आता ही नहीं है, हालांकि आप तो काम से आए हुए हो, मुझे पता है। तो खुद भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। चलो आज तो हम सही कर देते हैं आपको। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सही है, सही है, गुस्सा आ गया उसको, सही वाली बात लिखी हुई है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI में फेयर वैल्यू, बिलाल बिलाल फेयर वैल्यू प्लस, ओहो लेस नहीं एक्सपेंस आउट, ये प्लस नहीं करना बल्कि इसको क्या, बस फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। उसने क्या कहा, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो, फेयर वैल्यू पे। बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जानी है वो इसने पूछा नहीं, तो हम भी नहीं बता रहे, ठीक है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी, अरे कुछ याद भी है। फेयर वैल्यू है लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये वाला काम तो सिर्फ IAS 41 में आया था, ये काट दो भाई, सिर्फ फेयर वैल्यू है, ओके। और शुक्र है एंड वाला फेयर वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये 7 नंबर, ऐसे 5 को तो आ ही जाने थे हर एक के, ठीक है जी। शुरू करते हैं कंसोलिडेशन। होमवर्क तो लिख लें, क्वेश्चन 32 लिखें होमवर्क में। वो जहाँ पे 25A नहीं करवाया उसी इलाके में क्वेश्चन 32, पेज नंबर मुझे बता दें होमवर्क का। पेज 650, क्वेश्चन नंबर 32। नाम भी बता दो फिर, हैं? बड़ा शवारमा, वाकई लार्ज लिमिटेड, वाकई बड़ा शवारमा जी। किधर? तो वो कर लेना ना घर, ऐसे करके, यूं करके ना सोचो ऐसे। अच्छा जी, वॉल्यूम 2 किस किस के पास आज नहीं है? क्या मतलब है आप लोग, आर यू सीरियस गाइजेस? आप लोग पढ़ने आए हो? अभी क्या आप कह रहे थे शुरू करवाओ, कल भी दोनों लेके आनी है, और कल ना किताब लाए तो मैंने कोई हैंडआउट नहीं देना। आज हैंडआउट का काम ही नहीं करते। चलो यहां तक करते हैं काम। देखें जी, एक बेसिक सी एग्जांपल है, ये आपके वॉल्यूम 2 का पेज 1 है, सबसे पहला सफा किताब। PTCL bought 80% shares of यूफोन। अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसे ही कोई 400-500 शेयर्स आपने किसी के खरीद लिए हैं, यानी लेस देन, ऐसी मिसाल के तौर पे 5-10% है, ठीक है, मैं लेस देन 20 लिख रहा हूं। तो ये जो अभी स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, ये वाली अकाउंटिंग करनी है आपने, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं मोर देन 20% बट लेस देन
50%, तो ये आपकी एसोसिएट बन जाती है कंपनी। इसकी अकाउंटिंग इंशाल्लाह हमको 15 दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है। दरमियान वाले को छोड़ते हुए हम आ गए इधर कि अगर आपने मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किसी कंपनी में कर दी है, मोर देन 50%, तो फिर आपका इस इन्वेस्टी के अंदर जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है। देखो सिंपल मेजॉरिटी भी से मतलब जो है वो 50 से ऊपर ना सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, यानी आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना। आप चाहेंगे तो होगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई डिसीजन पेंडिंग हो तो क्या होता है, वोटिंग। क्या होता है, वोटिंग। तो वोटिंग के अंदर आपके पास ही वोट हैं ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो आपके पास शेयर्स हैं, तो फिर कंट्रोल आपका ही है, ठीक है। तो बहरहाल मोर देन 50% अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी सब्सिडरी बन जाती है, और सब्सिडरी की अकाउंटिंग कवर होती है IFRS 3 और 10 में, और ये हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है जी। तो PTCL ने 80% शेयर्स खरीदे हैं यूफोन के, तो PTCL होल्डिंग है, यूफोन सब्सिडरी है, तो PTCL इसका वालिद है, यूफोन इसका बच्चा है, PTCL वालिद है, क्योंकि PTCL का कंट्रोल है अब यूफोन पे। तो PTCL इज़ अ पेरेंट कंपनी, अब्बा जी हैं, एज इट ओन्स मोर देन 50% शेयर। हाँ 20% अम्मा जी का भी है, अच्छा 50-50 है, लेकिन ज़रा वाले साहब का ज़रा रोब ज़्यादा, ठीक है ना, तो पेरेंट कंपनी है, ठीक है। यूफोन इज़ आ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अब होता क्या है, ये शायद पहले भी मैंने एक बार शायद बात की थी, कंसोलिडेशन का जिक्र कहीं आया था, IFRS 8 में शायद आया था, एक पॉइंट बताने लगा था, तो मैंने थोड़ी सी ना बात ऐसी जज्बात में आके कर दी थी कि सब्सिडरी अगर ये पेरेंट PTCL है, सब्सिडरी यूफोन है, दोनों अपने अपने अकाउंट्स बनाएंगे, ऐसी कोई बात हुई थी, अलग अलग सेपरेट। गुड वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट बताया था, हाँ। तो चलो वहाँ पे मैंने कहीं शायद लिखा भी, ज़रूरत नहीं है वैसे तो ज़बानी भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे ही ज़रा दिल कर रहा था पहले सफ़े पे। ये यहाँ मैं थोड़ी सी ना बात ज़्यादा कर गया था, ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल ऐसी बात, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था आपको वहाँ पर, ठीक है ना। अब पूरी कहानी आज सुनेंगे, फिर मैंने यही कहा था छोड़ो अभी कंसोलिडेशन में जाके देखेंगे होता क्या है। ये कौन है, अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट है PTCL का, ठीक है, और ये अकाउंटेंट है यूफोन का, ठीक है जी। अब दोनों अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे सेपरेट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं PTCL की, सेपरेट अलग से, ठीक है जी। ये पूरी किताब होती है, और ये किसने बनाई, PTCL के अकाउंटेंट ने, ये देखो इसके हाथ इसमें लगे हुए हैं। और ऐसे ही यूफोन वाला अकाउंटेंट ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा सेपरेट। ज़रा छोटी कर देते हैं किताब, छोटी कंपनी है, ज़रा वो बाप है ना, बेटा है ना, छोटा ही नज़र आना चाहिए हर सूरत में, हर तरह से जी। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनाई हैं, यूफोन के अकाउंटेंट ने। अब ये दोनों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं सेपरेट, ठीक है। मैं बोर्ड के उस तरफ नहीं लिखता, वैसे मैंने मिटवाया तो उसी के लिए था, रिन्यूअल हो गया, ठीक है। यहीं पे कर लेते ताकि कल जहाँ पे बात 10 मिनट बाद रुक जाए, फिर उससे आगे कल शुरू कर लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, इसने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, और फिर
ये मुझे साइकिल लग रही है। इस साइकिल के ऊपर इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिठाई और उनको भिजवा दिया पीटीसीएल के अकाउंटेंट के पास। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइकिल पे बैठ के जा रही हैं। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है पीटीसीएल की, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है यूफोन की, अपने अपने अकाउंटेंट्स ने बनाई हैं। अब पीटीसीएल का अकाउंटेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेगा पीटीसीएल की, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत भारी हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ेगा यूफोन की। ये दोनों सेपरेट हैं। ये किसने बनाई है? पीटीसीएल के अकाउंटेंट ने। ये किसने बनाई है? यूफोन के अकाउंटेंट ने। जब यूफोन का अकाउंटेंट ये बनाकर पीटीसीएल वाले के पास भेजेगा तो पीटीसीएल वाला इन दोनों को कर देगा कंबाइन, और कंबाइन करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन करेगा कौन? अलग अलग कर लो भाई। कंसोलिडेशन करेगा कौन? पीटीसीएल का बड़ा वाला अकाउंटेंट जो है वो फिर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। ठीक है, उस पर लिखा होगा पीटीसीएल ग्रुप। क्या लिखा होगा जी? पीटीसीएल ग्रुप। कल पीटीसीएल की फाइनेंशियल में दिखाऊंगा आपको, उसमें यूफोन भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो पीटीसीएल ग्रुप के अंदर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये बनाएगा कौन? ये लाइन यूँ लगी हुई है, ये अपने अपने दफ्तरों में पहले इनको बिठाओ ना ताकि आपको समझ लगे। ठीक है, तो पहले दोनों ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फिर यूफोन के अकाउंटेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है पीटीसीएल के अकाउंटेंट को, फिर पीटीसीएल के अकाउंटेंट के पास जब ये भी आ जानी है तो इसने इकट्ठा करके इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। ओके, तो पढ़ के देखो। Step 1, PTCL's accountant will prepare financial statements of PTCL, separate financial statements. Ufon's accountant will prepare financial statements of Ufone, separate financial statements. Now, Ufone's accountant will dispatch Ufone's financial statements to PTCL, and PTCL's accountant will prepare consolidated financial statements of group. Assuming, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, पेरेंट एंड सब्सिडरी आर आ सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। ठीक है, बाप बेटा हो, घर में बेशक हिसाब किताब चलाओ, घर में बेशक चीज़ें अलग करके रखो, बाहर के लोगों को नहीं बताना। बाहर के लोगों को बताने की वो बताओगे तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए तो आप एक घर के दो अफराद हो, आप एक ही हो, आपका बाप और आप अलग नहीं हो, आप एक ही हो। बाहर वालों के लिए घर पे बैठ के आप हो सकता है वाले साहब खिंचाई करते हो, हिसाब भी लेते हो, कराते भी हों, आपसे लिखवाते भी हों, एक बात है, थोड़ा बहुत काम के अंदर उन्होंने रखा हुआ हो हिसाब किताब, हो सकता है घर के अंदर बैठ के जो मर्जी करो, लेकिन बाहर बैठ के ऐसे काम करोगे तो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, मियाँ बीवी घर में हिसाब करते रहें, बाहर जाके हिसाब करें, मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए आप एक घर हैं, एक फैमिली हैं। ठीक है ना, तो ये इसी तरह से है। पीटीसीएल और यूफोन अपनी अपनी किताबों में बेशक हिसाब किताब रखें अपना, कि मैंने आपसे, बाप कह रहा है बेटे से मैंने आपसे इतने पैसे लेने हैं, बेटा कह रहा है जी अब्बा जी मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, लेकिन बाहर के लोगों को ये नहीं बताते फिरना आपने। तो जब ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो अजम्पशन क्या ली जाती है कि पेरेंट और सब्सिडरी एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको बाद में देखते हैं। सऊदी किंग से पीटीसीएल ने 100% यूफोन बाय किया, तो ये बाद में, ये कल देखेंगे। एक छोटी सी बात अब करते हैं, क्योंकि फुल फ्लैज कंसल्टेशन का सवाल तो अब होने नहीं लगा। ठीक है ना, करवाना मकसूद है, लेकिन एक बेसिक एडजस्टमेंट है। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम सीखते हैं वो मैं सिखा देता हूँ, इंशाल्लाह 5-7 मिनट में समझ आ जाएगी, और नहीं भी आएगी तो कोई गल नहीं, नोट यहाँ कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह फिर समझा दूँगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपके 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। ठीक है, आपके पास सवाल जिस तरह से होता है, सवाल इधर सवाल हुआ करेगा इधर। ठीक है, ये मैं सवाल बना रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है जी, क्वेश्चन, बहरहाल क्वेश्चन छोड़ें, हमारे पास पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई, पीटीसीएल के अकाउंटेंट ने बनाई, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही थी, लेकिन उनके अंदर नॉन करंट एसेट्स होते हैं, आपको पता है, करंट एसेट्स होते हैं, फिर इक्विटी होती है,
फिर लायबिलिटीज़ होती हैं, मैं नॉन करंट ही लिख देता हूँ सीधा, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी। इस शक्ल की कुछ बैलेंस शीट ही होती है ना, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है मैं सारी चीज़ें लिखने बैठ जाऊँ, बस मैंने आपको बता दिया कि ये 4 मेन हेड्स होते हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें लिखते हैं। पीटीसीएल का आपको पता है कि पीटीसीएल को जो है वो मतलब पीटीसीएल सर्विसेज देता है, ये मोबाइल की, नेट की जो सारी सर्विसेज, ठीक है, ये पीटीसीएल की, इंटरनेट वगैरह की, तो जाहिर सी बात है पैसे लेते हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब रफ़ी ने यहाँ पर बिल लगवाया, वो लगवाया हुआ बिल वाला अपना नेट, ठीक है, तो रफ़ी ने अभी तक बिल नहीं पे किया, तो पीटीसीएल की किताबों में करंट एसेट्स के अंदर डेटर रफ़ी आ रहा है, ठीक है जी, लेट्स से 5 रुपये, ठीक है, इसको 5,000 करो, लाख करो, करोड़ करो, मुझे नहीं परवाह से, ठीक है ना, फिगर समझो, ओके। अच्छा, दूसरी तरफ यूफोन वाले हैं और बिलाल भाई ने यूफोन का बिलिंग वाला मोबाइल लिया हुआ है, बिलाल भाई ने भी यूफोन का बिल पे नहीं किया। कैसे खामोशी से सुन रहे हैं, यही फ़र्क है कंसोलिडेशन से। बात जब IAS 1037 करेंगे ना, वहाँ पे लिखना होता है, थ्योरी होती है, बच्चा वहाँ पे जाके वो लूज़ कर देता है फोकस, जो यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक एक एंट्री की ईची बीची भी पूछ के आगे जाते हैं कि ये भी नहीं छोड़ना, समझ नहीं आ रहा। हालांकि जितना सवाल इसमें से आता तकरीबन उतना 1037 में से भी आ जाता है। ये कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। खैर मैंने कहा अभी ज़रा स्टार्ट नहीं बता दूं, जो लेवल अभी से चेक कर लो आपका कंसंट्रेशन का यहाँ पे है ना, ये आखिरी दिन तक यहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, तब पास होता है बंदा। अच्छा, तो यूफोन की किताबों में बिलाल भाई आ रहे हैं, डेटर बिलाल, 4 रुपये का बिल इन्होंने देना है, ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा, उसके अलावा भाई ये एक्सट्रैक्ट्स है, मैं टोटल नहीं करूँगा इसका, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा ना जी पीटीसीएल जो कि पेरेंट है, उसने यूफोन को उधार पैसे दिए हुए हैं 7 रुपये, तो क्या होगा इसकी किताबों में, एसेट है ना, लंबे अरसे के लिए दिया हुआ है, तो लोन रिसीवेबल, ऐसे ही है, फ्रॉम यूफोन, कितना, 7 रुपये। अब अगर इसने लोन दिया हुआ है और ये कह रहा है ये लोन मैंने रिसीव करना है, मेरा एसेट है, तो एट द सेम टाइम उसकी लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी भी होगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में उसने लिखा हुआ है जी जी बिल्कुल अब्बा जी, लोन पेएबल है, मैं पैसे आपके देने हैं, लोन पेएबल टू पीटीसीएल, और इसकी करंट लायबिलिटीज़ में इधर ये सेम अमाउंट नज़र आएगी, ठीक है जी। अब ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या हैं जी, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये सवाल हुआ करेगा आपके सामने, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लेकिन उनमें ये भी है, ठीक है। अब यूफोन के अकाउंटेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, पीटीसीएल के अकाउंटेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, यूफोन वाले ने इसको भेजी। अब इसने क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन में गए तो इसने बैलेंस शीट के आइटम्स है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बनाने लगा जी, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर भी उसी तरह से नॉन करंट एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स होंगे, फिर इक्विटी होगा, और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पहले तो आप समझते थे P अलग डिब्बा है, S अलग डिब्बा है, पेरेंट और सब्सिडियरी, पीटीसीएल और यूफोन, ठीक है ना, ओके। ये अलग अलग डिब्बे ज़रूर हैं, लेकिन जब तक अलग अलग बैठे हैं, बाहर फिर टुर रहे हैं, तो ये बाहर वालों के लिए तो एक ही इकोनॉमिक यूनिट है, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं यहीं पर क्लास ख़त्म करूं, जो कि मैंने नहीं करनी, 2 मिनट बाद करनी है, अगर मैं यहीं पे क्लास ख़त्म करूं और मैं आपको कहूं कि बच्चों
आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाह रहे हैं ना, तो वो हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कहानी खत्म। ये क्या हुआ है, चेक करें क्या हुआ है। ये डेटर रफ़ी, ये ना पीटीसीएल है ना यूफोन है। डेटर बिलाल ना पीटीसीएल है ना, ये इस डिब्बे से बाहर बैठे हैं, ये रफ़ी है, ये बिलाल है, तो ये हमारे लिए गैर ही है, ठीक है। लेकिन ये जो आपस का लेन देन है, ये हमने सेपरेट में तो बिल्कुल बटाना है, अपने हिसाब किताब में बेशक लिखें, घर में बैठ के करें, लेकिन बाहर जाके किसी रिश्तेदार की शादी में आप हिसाब किताब शुरू कर दें तो मुनासिब नहीं लगेगा। आप लोग एक घर के अफराद हैं, कुछ खुदा का खौफ करें, कैसी बातें कर रहे हैं, बात समझ आ रही है। अब करना तो ये है, लेकिन हमारी तरतीब क्या होगी वो देख लें। बनना क्या है, यहाँ 9 आना है, ठीक है ना। अब ये तरतीब क्या होगी, हम ना पूरा सवाल का डाटा ऐसे उठाया करेंगे, ज़रा देखिएगा, सब कुछ उठा लेंगे। लोन रिसीवेबल फ्रॉम 7 है, फिर डेटर, ये दोनों का इधर कुछ नहीं है, 7 प्लस कुछ नहीं, इधर डेटर्स 5 प्लस 4, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, डेटर्स विद डेटर्स, क्योंकि अब एसेट्स सारे ही हमारे हैं, 5 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शिक्विटी भी आएगी कल इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, लोन पेएबल टू पीटीसीएल, कितना 7। अब एक एंट्री किया करते हैं हम, मैं इसको वर्किंग कह देता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन की आज ज़िंदगी में पहली एडजस्टिंग एंट्री हम पढ़ने लगे हैं, वो क्या है, जब इस तरह से अलग अलग, ये क्या कह रहे हैं, वाले साहब कह रहे हैं बेटे से पैसे लेने, ये कह रहा है हाँ जी मैंने देने, घरवाली क्या कह रही है, सरताज को पैसे मैंने देने हैं, ये कह रहा है सरताज मैंने पैसे लेने हैं। अब घर का हिसाब किताब घर में ही रखो, ये अलग अलग थे तो चलो ठीक है, जब आप कंबाइन होने लगे हो तो अब वो मुनासिब नहीं लगता। फिर आप दोनों को बुलाएंगे, बाप बेटा मियाँ बीवी जो भी रिश्ता है इनका, बुलाएंगे, बुला के ने कहेंगे आप बात समझें। क्या समझें जी, आप प्लीज़, पहले तो मनाना पड़ेगा वाले साहब को जिन्होंने रिसीवेबल बुक किया हुआ, ठीक है ना। हमने क्या कहेंगे, देखें जी आप काइंडली ये रिसीवेबल ख़त्म कर दें। लोग क्या कहेंगे, बस घर पे रखे ना हिसाब, अब बाहर बैठे आप यहाँ हिसाब किताब कर रहे हैं, मैंने पैसे नहीं देंदा, पैसे दबे मैनू की कर रहा है, अच्छा नहीं लगता ना, लड़ाइयाँ ना करें आप, फिलहाल इसको बंद करें, घर जाके लड़ाई कीजिएगा अलग से, ठीक है। इस वक्त आप बाहर के लोगों के लिए एक घर के अफराद हैं, खुदा का खौफ करें, ठीक है। तो क्रेडिट करें आप इस रिसीवेबल को, तो उनको भी समझ आ गई कि हाँ यार यहाँ पे तो बात नहीं बनती थी, ठीक है। तो लोन रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, कितने से, 7 से। और बेटा तो पहले ही तैयार बैठा होता है, उसने कहा हाँ 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 ठीक है, मैं तो डेबिट करूंगा ही, मैंने कौन से देने थे, मैं केड़े देने थे अब्बा जी नू जी। कितना आ गया, 7। अब ये एंट्री पड़ी है, ज़रा देखना, लोन पेबल, पहले रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, लोन पहले रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लोन रिसीवेबल क्रेडिट, एसिड क्रेडिट मतलब माइनस, और लोन पेबल डेबिट -7। तो मुझे बताओ जब बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ क्या होगा, 0, यहाँ क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 0। तरतीब यही होगी पर्चे में, लेकिन रिजल्ट वही निकला थोड़ी देर पहले कह दिया था आपको कि डेटर तो वही है हमारे जो बाहर के लोग हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो हाँ अलग अलग हम हिसाब रखते हैं अपना, लेकिन जब बाहर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे हम सबके लिए एक इकोनॉमिक यूनिट हैं, तो फिर आपस के रिसीवेबल पेबल नज़र नहीं आने चाहिए। ओके, इंशाल्लाह बात यहीं से आगे शुरू करेंगे, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।